नया फोल्डर एक बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, चलिए नया फोल्डर ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न्यू फोल्डर, यहाँ से आज है डे 8, टेबल टैग, ठीक है, टेबल एंड डिव, ऐसे मैं फोल्डर्स के नाम भी रखता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। टेबल एंड डिव ओपन हो गया, आई गेस सब लोग देख पा रहे हो। तो इस टेबल एंड डिव टैग के अंदर, सॉरी फोल्डर के अंदर, हम लोग पहले एक फाइल बनाएंगे, index.html। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, index.html। ऑब्वियसली सबको पता है, अभी तक तो रट गया होगा। तो इसके अंदर हम लोग एक बॉयलर प्लेट लिख देते हैं, आई गेस इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसके बाद हम लोग चलिए इसको फिर गो लाइव कर लेते हैं, तो देखने में थोड़ी आसानी हो हमें। तो एक सेकेंड, मैं क्रोम का टैब भी ओपन कर लूँ साइड में। ओके, ओपन विद लाइव सर्वर हो गया, दिख रहा है सबको। देन मैं क्या करता हूँ, चलिए इसके अंदर एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं टेबल लिखूं, ठीक है, टेबल टैग के लिए हम लोग कौन सा वाला टैग यूज करेंगे, मैंने जैसे बोला आपको यूज करना पड़ेगा एक टेबल टैग। ठीक है, इस टेबल टैग को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले आप लोग अपने स्क्रीन पे, VS कोड के स्क्रीन पे आप लोग पहले लिखो टेबल, लिखने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको एक टेबल टैग देखने को मिलेगा। अभी अगर इसको आप लोग सेव करते हो तो आपके स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, टेबल टैग जस्ट एक एम्प्टी टैग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर इसके अंदर आप लोग कुछ लिखते भी हो, जैसे मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सपोज मेरा नाम लिखते हैं हम लोग, या फिर वेब डेव मास्टर क्लास, सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई टेबल आपको दिख रहा है, हाँ कि ना, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए तो सब लोग। मैंने टेबल टैग के अंदर कुछ लिखा है, आपको क्या स्क्रीन पे कोई टेबल दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, बताइए, जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए फिर इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक अगर मैं टेबल टैग के अंदर कुछ भी लिखूंगा, जितने भी आप लोग टेक्स्ट लिख लो, ये टेबल की आकार में नहीं आएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, लॉरेम लिख के 10, या फिर लॉरेम लिख के 10 ही लिखते हैं, 10 वर्ड्स के लॉरेम एक्सएम पे हम लोग काम करते हैं। चलिए एंटर करूंगा, फिर भी आपको कोई भी टेबल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं ड्रॉ करके आपके बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग किन चीजों का ध्यान रखेंगे, पहली बात, एक टेबल के अंदर, जस्ट टेबल हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे चीजों का हमें नाम भी पहले जानना पड़ेगा। जैसे एक टेबल के अंदर आप लोग यहाँ देखिए, मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये समझिए एक टेबल है, ठीक है, ये हो गया मेरा एक टेबल। इसके अंदर कुछ टेबल के रोज है, रोज और कॉलम्स में आई गेस सबको कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने में। ठीक है, रोज और कॉलम समझने में किसी को अगर डिफिकल्टी हो, मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में। किसको हम लोग रो बोलते हैं, किसको हम लोग कॉलम बोलते हैं? सबको पता है आई गेस, किसको रो और किसको कॉलम बोलते हैं, पता है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए तो। सबको पता है टेबल में हम लोग रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? ठीक है, जिनको नहीं पता आप लोग बेझिझक नो लिखिए, मैं फिर से समझाऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, अगर पता नहीं है तो नो लिख सकते हो। ओके, टेबल के रोज और कॉलम्स मैं बता देता हूँ आप कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। एक ज्वाला जी बोल रहे सर लॉरेम कैसे आया, लॉरेम लिख के एंटर कीजिए, आपका ये जितने वर्ड्स का आपका चाहिए वो इतने वर्ड्स का दे देगा। लॉरेम लिख के आप लोग वर्ड्स काउंट लिखिए, मेरे को जैसे 10 वर्ड्स का एक लॉरेम चाहिए, तो मैं एंटर करूंगा, ये आ जाएगा। ये हमारा सेकंड डे या फिर थर्ड डे का टॉपिक था, तो आई गेस सबको पता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो चलिए रो और कॉलम हम लोग देख लेते हैं। कॉलम हमको बोलते हैं, कॉलम हम लोग टेबल के अंदर बोलते हैं इस पार्ट को, एक सेकंड मैं इसको एक्सटेंड कर दूं थोड़ा। ओके, कॉलम है कौन सा वाला, एक आदित्य जी ने या फिर कौन से वाली सारा जी ने एक अच्छी चीज लिखी है, हॉरिजॉन्टल इक्वल टू रो, वर्टिकल इक्वल टू कॉलम। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर किसी का क्लियर नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है, जो आप टेबल, ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो डेटा हमारा ऊपर से नीचे फ्लो होगा, ठीक है, जो डेटा ऊपर से नीचे फ्लो होगा, फ्लो मतलब जे समझिए, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ क्या, सपोज मेरा नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ओइंदिल। यहाँ पे किसी और का नाम लिख लेते हैं, सपोज लॉरेम। ठीक है, कोई अजीब सा नाम, जॉन डो, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, ये एक डमी नेम है, ठीक है, ये किसी का असली नाम नहीं हो सकता। तो ये जो डेटा आप लोग देख रहे हो एक टेबल के अंदर, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे नेम ओइंदिल लॉरेम जॉन डो, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग डेटा को फ्लो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक कॉलम। क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको एक कॉलम। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक कॉलम। अभी आप लोगों से मैं अगर पूछूं रो फिर कौन सा वाला है, रो कौन सा वाला यहाँ पे होगा? ठीक है, सारा जी ने तो लिख ही दिया है चैट बॉक्स में, तो आप लोग उसको भी देख के समझ सकते हो। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं,
तो रो हम लोग किसको बोलते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए, किसको बोलते हैं रो हम लोग? टॉप टू बॉटम इज लाइक कॉलम, देन व्हाट इज रो? ओके सारा जी, आप तो समझ गए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रो कोई दिक्कत नहीं, वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे जो मैं पूछ रहा था कि इसको अगर हम लोग कॉलम बोलते हैं तो हम लोग रो किसको बोलते हैं? रो हम लोग बोलते हैं इस डेटा को, जो डेटा लेफ्ट से लेके राइट में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग एक रो, ठीक है। रो मतलब यहाँ पे अगर किसी रो को मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं रोल नंबर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं मेरा रोल नंबर लिखता हूँ 92, लॉरेन का रोल नंबर सपोज 93, जॉन डो का रोल नंबर यहाँ पे 94, ठीक है। तो यहाँ पे रो कौन सा वाला है? अगर मैं यहाँ पे रो पूछूं तो रो यहाँ पे कौन सा रो है? जैसे नेम और कॉलम, सॉरी नेम और रोल, ये एक रो है। जैसे हमको लेफ्ट से लेके राइट में मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक रो, नेम और रोल। देन ओइंदिल 92, ठीक है, ये भी एक रो के अंदर ही आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ कहां से रहे हैं? लेफ्ट से लेके राइट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एक रो के अंदर रखेंगे। फिर हम लोग लॉरेम 93, इसको भी हम लोग एक रो बोलेंगे, ठीक है। फिर कॉलम हम किसको बोलेंगे? नेम, ओइंदिल, लॉरेम, जॉन्डो, इन सबको हम लोग बोलेंगे एक कॉलम, ठीक है। सर आपकी वॉइस कट रही है, किसी को लग रहा है कि मेरी वॉइस कट रही है? एक बार हैंड रेस करके या फिर चैट बॉक्स में मुझे बताइए, वॉइस क्लियर आ रहा है ना? मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ हर बार, वॉइस क्लियर आ रहा है? नो, ओके। बहुतों को क्लियर लग रहा है, बहुतों को नहीं लग रहा है। क्लियर है? क्लियर, ओके क्लियर है, ठीक है। बहुतों को क्लियर लग रहा है, किसी को नहीं भी लग रहा है, तो आई गेस नेटवर्क का इशू नहीं हो सकता, देखते हैं एक बार फिर भी, जस्ट सेकेंड। नहीं, नेटवर्क तो फिर भी ठीक है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क में। शायद मीट का भी गड़बड़ हो सकता है कभी कभी, इतने लोग हैं तो आई आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मैं जो बोल रहा था एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, कॉलम हम लोग किसको बोलेंगे? अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पढ़े, जैसे नेम, ओइंजिल, लॉरेम, जॉन्डो, हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं? ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। फिर रो किसको बोलेंगे? ओइंदिल 92, हम लोग लेफ्ट से लेके राइट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे डेटा को बोलेंगे एक रो। सिंपल है, आप लोग याद रखो, ऊपर से नीचे जो डेटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, लेफ्ट से राइट में जो डेटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक रो, ठीक है। टेबल में ऐसे रोज और कॉलम्स में हर हर चीज डिवाइडेड होती है, ठीक है। टेबल आपने अगर नोटिस किया होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ टेबल। यहाँ पे एक और टेबल है, देखिए यहाँ पे आप लोग सेम एग्जांपल फिर से नोटिस करो, नेम, ओइंदिल, शोरब, फिरोज, निजाम, ऐसे नाम ऊपर से नीचे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। फिर यहाँ पे आप लोग रो किसको बोलेंगे हम लोग? ओइंदिल 92, 20, लेफ्ट से लेकर राइट में मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे रो, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे कॉलम, लेफ्ट से राइट हमारा रो। तो टेबल के अंदर हमें काम करना पड़ता है हमेशा इन रोज के साथ, याद रखिए। हम लोग टेबल में जो डिजाइन बनाएंगे, हम लोग हमेशा एक रो का एग्जांपल ही लेंगे, कि हम लोगों को अगर एक टेबल बनाना है, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ऐसे रोज में टेबल को बनाना पड़ेगा, जैसे विंदिल 92, लॉरेम 93, ठीक है। ऐसे रोज में हमें टेबल को बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल के अंदर कॉलम बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, हमको रोज की मदद से कॉलम डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग उसको भी कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेस करके बताइए, रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर, रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए या फिर हैंड रेस कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस रो के कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक टेबल डिजाइन करेंगे, कौन सा वाला? सपोज ये वाला टेबल हम लोग डिजाइन करेंगे। तो इसमें अगर रोज के कॉन्सेप्ट में हम लोग टेबल को डिजाइन करना चाहें तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? जैसे आप लोग पहले नोटिस करो, यहाँ पे नेम, रोल और मार्क्स, ठीक है, ये एक रो है, क्योंकि मैं लेफ्ट से लेके राइट में पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग पहले कौन सा वाला रो बनाएंगे? आप लोग मुझे पहले ये बताइए, यहाँ पे नेम, रोल और मार्क्स, इन रोज में से हम लोग पहले कौन सा वाला रो पहले बनाएंगे? कौन सा वाला? आप लोग मुझे पहले बताइए, किस रो को मैं पहले डिजाइन करूंगा? यही मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। नेम, फिर साथ में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नेम, उसके बाद नेम वाला रो हम लोग पहले बनाएंगे, मतलब हम लोग इस पार्ट को पहले बनाएंगे जिसमें लिखा है नेम, रोल और मार्क्स, ठीक है। तो हमको हमेशा पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रो हम लोग पहले बनाएंगे एक टेबल के अंदर, ठीक है, पहला रो, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, जो जिस रो को हम लोग पहले बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेडर, ठीक है।
जिस रो को हम लोग एकदम पहले बनाते हैं, जैसे यहाँ पे नेम, रोल और मार्क्स, ये रो हमारा क्या डिफाइन कर रहा है? ये रो हमारे नीचे जो डेटा है, नेम के नीचे जो डेटा है उसका एक डेफिनेशन दे रहा है कि इस नेम रो के नीचे जो डेटा है वो सारे नाम है। ठीक है, वो सारे इस नेम के रिगार्डिंग जो डेटा है वो है। ठीक है, तो ये जो रो है इसको हम लोग पहले जो रो आपको देखने को मिलेगा हर एक टेबल के अंदर, जैसे देखिए यही बोल्ड में है। ठीक है, नेम, रोल और ये मार्क्स, ये देखिए थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में है। ठीक है, तो सीएसएस में ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट इसको हम लोग बोलते हैं एक टेबल हेडर। ठीक है, इसको हमें पहले बनाना पड़ता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर ऐसा टेबल टैग आपको चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, पहले बनाना पड़ेगा एक टेबल हेडर। चलिए इस टेबल को हम लोग रेप्लिकेट करते हैं। तो मैं लिखूंगा टेबल हेडर के लिए एक टैग आपको बनाना पड़ेगा, जैसे ओएल टैग के अंदर हमें एल लिखना पड़ता है, वैसे ही टेबल टैग के अंदर आपको एक हेडर बनाने के लिए यूज करना पड़ता है टी एच टैग। ठीक है, क्या यूज करना पड़ता है? टी एच, ऐसे टी एच टैग। ये टैग आपका क्या करेगा, ये आपके टेबल के अंदर हेडर्स बनाने में मदद करेगा। तो हमारे टेबल के अंदर हेडर कौन सा है? नेम और रोल। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं हेडर के अंदर नेम देन टी एच टैग रोल। ठीक है, ये लिखने के बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊं, सेव करूं, अभी देखिए यहाँ पे नेम और रोल बोल्ड में आ रहा है। बोल्ड मतलब ये टेक्स्ट आपका थोड़ा मोटा लगेगा देखने में। ठीक है, इसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्ड फॉर्मेट, ये आई गेस सबको पता है, जिन्होंने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर गूगल डॉक्स यूज किया होगा उनके बारे में ये उनको ये पता होगा। ठीक है, तो ये टेबल के अंदर हमने पहले एक हेडर बनाया। ठीक है, ये हेडर अभी आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हेडर हम लोग लेफ्ट से राइट में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? ठीक है, हम लोग लेफ्ट से राइट में नेम फिर रोल ऐसे पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। एम आई राइट और नॉट? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, इसको रो बोलते हैं कि नहीं? लिखिए एक बार। राइट, ठीक है, हम लोग लेफ्ट से राइट में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक रो बोलते हैं। तो इस रो को भी हमें बनाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया अभी हेडर हमने पहले डिजाइन किया, तो हमें पहले इसको रो के अंदर रखना पड़ेगा। ये जस्ट एक हेडर है, इस हेडर को भी हमें एक रो के अंदर रखना पड़ता है। जैसे हम लोग रो के अंदर रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं टी आर टैग। ये टी आर मतलब टेबल रो टैग। इस टेबल रो टैग के अंदर हम लोग हमारे हेडर को रैप करेंगे ऐसे। तो हम लोग अभी एक क्लियर एक चीज आप लोग नोटिस करो, हमने पहले एक रो बनाया, उसके अंदर हमने हेडर्स रखे हैं, जैसे ये वाले हेडर्स हमारे पास जो है। अभी आप लोग इस टी एच टैग को जितनी बार रेप्लिकेट करना चाहो कर सकते हो। एक सेकेंड, टी एच कुछ भी लिखते हैं, चलिए मार्क्स। ठीक है, सेव करता हूँ। देखिए ये भी ऐसे बोल्ड में ही आ रहा है, क्योंकि ये टी एच मतलब टेबल का एक हेडर है। इसको हमने जस्ट एक रो टैग के अंदर रखा है, टेबल टैग को बताने के लिए कि ये एक रो के अंदर ही रहेगा, इसीलिए। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस रो को फिर से एक रो बनाना पड़ेगा। रो के अंदर हमें जस्ट वो डेटा रखना पड़ेगा। अभी मैं डेटा रखता हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे काम कर रहा है। तो मैं फिर से एक टी आर टैग बनाऊंगा। ठीक है, रो बना रहा हूं एक और, मतलब ये जो रो होगा, ये वाला जो टी आर टैग में बना रहा हूं, ये रो इस टेबल हेडर टैग के नीचे रहेगा। ये वाला, ये जो ओइंदिल 92 मैंने लिख के रखा है, ये एक और रो है। तो इस रो को बनाने के लिए हमें एक और टी आर टैग चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी आर के अंदर हम लोग अभी कुछ लिखेंगे। ठीक है, एक और रो मैंने बनाया, उसके अंदर अब हम लोग कुछ डेटा रखेंगे। तो उस डेटा को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और टैग हमारे लिए हमको चाहिए, वो है एक टी डी टैग। टी डी टैग या फिर टेबल डेटा टैग। हम लोग क्या करेंगे, टी डी लिखेंगे। टी डी के अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे, मैं लिखता हूं इंदिल, उसके नीचे एक और टी डी बनाऊंगा। फिर हमारा जो सेकंड डेटा होगा, जैसे नेम के लिए मैंने लिखा टी डी ओइंदिल। अभी हमें मैप करना पड़ेगा हमारा सेकंड रो कौन सा वाला है। देखिए रोल, रोल के लिए हमें यहाँ पे मेरा जो रोल होगा वो मैं लिखता हूँ 92। उसके बाद एक और टीडी हमें बनाना पड़ेगा, शायद सपोज मार्क्स, तो मैं मार्क्स लिखता हूँ 95। ठीक है, 95% या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। तो अगर मैं ऐसे लिख के मैं मेरे कोड को सेव करूं, देखिए यहाँ पे जो सेकंड रो मैंने बनाया नोइंदिल 92 95, ये ऑटोमेटिकली ऊपर के जो हेडर्स है उसके हिसाब से ये मैप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऊपर जो आपके हेडर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये मैप हो जाएगा। मैप मतलब ये नेम की जगह ये नेम ही आएगा, रोल की जगह ये रोल आएगा, मार्क्स की जगह ये मार्क्स आएगा।
ठीक है, इसके मतलब इन तीन डेटा के अंदर आप लोग देखो थोड़ा गैप है। गैप का मतलब यही है कि ये सारे अपने हिसाब से खुद को मैप कर चुके हैं। ठीक है, मतलब नेम हेडर के लिए नेम डेटा, ठीक है, रोल हेडर के लिए हमारा जो रोल डेटा है वो, और एक मार्क्स हेडर के लिए हमारा जो मार्क्स है वो। ठीक है, अभी ये टेबल जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ये टेबल एक नहीं है। इसको टेबल बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत सीएसएस लिखना पड़ेगा, वो हम लोग आज ही देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एप्लीकेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और रो बनाते हैं। चलिए, तो हम लोग यूज करेंगे टी आर टैग। फिर से इस रो में हम लोग एक और डेटा ऐड करते हैं। कौन सा वाला? सपोज ये जो लॉरेम मैंने लिख के रखा है, ये डेटा हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टी डी, इसके अंदर हम लोग लॉरेम नाम लिखता हूँ, जस्ट ये एक डमी नेम है, कुछ भी नहीं है ये। फिर एक और टी डी, उसका जो रोल होगा वो सपोज 93। ठीक है, उसके नीचे एक और टीडी, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे उसका मार्क्स सपोज 80। सेव करता हूँ। फिर से देखिए, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से अपनी जगह ले चुका है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद को मैप करेगा। मैप करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि हर एक डेटा अपने हिसाब से हर एक सेल के नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे रोल के नीचे 92 93, ठीक है, मार्क्स के नीचे 95 80, फिर नेम के नीचे ओइंदिल लॉरेम, ऐसे ये अपने आप खुद को मैप करेगा। मैप करके अपने हिसाब से डेटा ले लेगा। अभी आपको अगर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करें यहाँ पे, जो हेडर यहाँ पे है भी नहीं, उसके लिए अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड करें तो क्या होगा? देखें क्या होगा, किसी को पता है क्या होगा? देखते हैं एक बार, किस किस को पता है। अगर मैं जो हेडर प्रेजेंट नहीं है उसके हिसाब से अगर एक और एक्स्ट्रा डेटा ऐड करूं तो क्या होगा हमारे HTML के अंदर? बताइए, कोई भी अगर ख्याल आ रहा हो मन में, प्लीज शेयर कीजिए। क्या होगा? डेटा आ जाएगा ऑब्वियसली। किस कॉलम में आएगा? नेम रोल मार्क्स किस कॉलम में आएगा सोम जी, ये बताइए। मे भी अलग कॉलम में ऐड होगा। वेरी गुड। एम्प्टी, सर आपके टेबल में लाइनिंग नहीं आ रही। हाँ, वो आएगा थोड़ी देर बाद, अभी मैंने लाइनिंग ऐड नहीं किया। आप लोग HTML में टेबल लिखोगे तो आपको भी कोई लाइन दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको हमें बाद में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। मतलब हम लोग कोई कॉलम के लिए अगर डेटा एक्स्ट्रा अगर डेटा ऐड करें तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे डेटा ऐड करने के लिए एक टीडी टैग लूंगा फिर से, जो कि इस हेडर के हिसाब से देखिए नहीं है। यहाँ पे जस्ट 3 हेडर है, पर मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ 4 कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ। सपोज क्या करें, HTML लिखते हैं। ठीक है, HTML सेव करूंगा। अभी देखिए, ये डेटा इसके करीब ना आके, मतलब इससे थोड़ी दूरी बढ़ा के ये खुद के कॉलम में आ रहा है, जो जिस कॉलम का कोई हेडर भी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी डेटा ऐड करो, फिर से कुछ डेटा ऐड करो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिए फिर से एक और कॉलम में आएगा। इसके बीच में थोड़ा गैप आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से टेबल के कॉलम्स चूज कर लेगा। आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपको डेटा दिखेगा, बट आपके हेडर के लिए वो, मतलब वो हेडर नहीं दिखेगा, बट उसके लिए वो कोरेस्पॉन्डिंग डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो जितने हेडर्स उतने आपको डेटा ऐड करने हैं, बस ये याद रखो। ठीक है, तो मैं ये अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये है एक बेसिक टेबल का एग्जांपल बस। तो आपको टोटल कितने, 1 2 3 4 4 टैग आपको याद रखने हैं एक टेबल बनाने के लिए। पहला वाला एक टेबल टैग, जो सारे टैग्स को रैप करके रखेगा। सेकंड वाला है एक TR टैग, मतलब टेबल रो टैग। थर्ड वाला है TH टैग, मतलब टेबल हेडर। ये हेडर कौन सा वाला है, एकदम फर्स्ट रो हमें जो दिखने को मिलता है वो वाला। फिर TD टैग, TD मतलब टेबल डेटा। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्या किया मैंने। पहले मैंने एक टेबल बनाया। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूं क्या किया मैंने, जस्ट अ सेकंड। पहले मैंने एक टेबल टैग लिया। उस टेबल टैग के अंदर मैंने क्या किया, एक TR लिखूंगा फिर से। ठीक है, टी आर लिखने के बाद मैं लिखूंगा TH। TR के अंदर TH लिखने का मतलब, मैं TR की मदद से टेबल को बता रहा हूं, मैं एक रो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये TH का मतलब टेबल हेडर। तो इस हेडर के अंदर आप लोग कुछ भी लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ नेम, उसके बाद TH, फिर से सपोज रोल, फिर सपोज मार्क्स। ठीक है, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। अभी मुझे एक और रो बनाना पड़ेगा ताकि इस हेडर के लिए कोरेस्पॉन्डिंग डेटा में ऐड कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और TR ऐड करूंगा। उसके अंदर अभी कौन सा वाला टैग हम लोग यूज करेंगे, कौन बता पाएगा, देखते हैं। अभी मैं सेकंड रो बना रहा हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट रो जो होगा जिसके अंदर डेटा रहेगा हमारा, तो हम लोग कौन सा वाला टैग यूज करेंगे इस TR के अंदर, बताइए। लिखिए लिखिए जल्दी। 4 लोगों ने लिख दिया है, बाकियों का एक बार पूछ लेते हैं। हम लोग यूज करेंगे TD टैग, मतलब टेबल डेटा टैग, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखूंगा मैं TD। इस TD के अंदर मैं जो भी लिखूंगा,
इस हेडर के हिसाब से वो खुद को अपने आप ही मैप कर लेगा उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये टीडी लिखना पड़ता है। एक बार देख लेते उज्जवल जी क्या बोले, सर अगर हमें कॉलम बनानी हो, पहले कॉलम आप एचटीएमएल टैग्स के अंदर या फिर टेबल टैग्स के अंदर ऐसे नहीं बना सकते, आपको रो के हिसाब से ही कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रो ही एकमात्र ऑप्शन है आपको बनाने पड़ेंगे, तभी वो कॉलम आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रो के हिसाब से हर एक टेबल डिवाइडेड होता है हमारे एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो वो, आप ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट जब सीखेंगे तब आप लोग ऐसी चीजों को थोड़ा बहुत सीख पाओगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा के अंदर कुछ लिखते हैं। चलिए आपका नाम लिखते हैं उज्जवल जी, उज्जवल, आई होप नाम ठीक है। उसके बाद टीडी के अंदर रोल आपका लिख देता हूँ कुछ भी, सपोज 20, ठीक है। और टीडी के अंदर मैं लिखता हूँ मार्क्स, सपोज 100, ठीक है। सेव करता हूँ। देखिए उज्जवल जी का नाम मैंने लिखा, नाम के नीचे ही ये नाम आएगा, फिर रोल के नीचे रोल आएगा, फिर मार्क्स के नीचे मार्क्स आएगा। तो अभी आपको अगर टीआर टैग को ऐसे रेप्लिकेट करोगे, जितने भी मर्जी करो, करके देखिए, ये हर एक टेबल के हेडर के नीचे ही आएगा, हर एक डेटा एकदम परफेक्टली मैप्ड होगा अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, एक टेबल आ चुका है हमारा, बट ये टेबल कहीं से डिजाइन नहीं है। मतलब इस टेबल के अंदर कहीं भी कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब टेबल के एग्जांपल देने से पहले मैंने क्या बताया था, ये एक टेबल है, लेकिन इस टेबल के अंदर आप लोग देखो एक एक सेल बॉर्डर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नेम का एक अलग सेल है जिसमें कुछ बॉर्डर है, फिर रोल का भी एक अलग सेल है, इसमें भी कुछ बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इस बॉर्डर को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत सीएसएस लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सीएसएस लिखेंगे, देखना है कि नहीं, सीएसएस देखना है सबको, एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए, सीएसएस यूज करूं, ठीक है। एकदम सिंपल होगा, जस्ट आप लोग देखो और कॉपी करना, ठीक है, उसी से आपका सीएसएस हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बार सीएसएस लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल जो टैग हमें मिल रहा है देखने को, इस टेबल टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, हमें एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, आई गेस सबको पता है, जैसे इमेज टैग के अंदर एसआरसी होता है, ऑल्ट होता है, फिर और भी ऐसे टैग्स आपने देखा होगा, देखे होंगे, जहाँ पे एंकर टैग आपने देखा है, जहाँ पे href नाम का एक एट्रीब्यूट था। तो ऐसे टैग्स में आप लोग कुछ भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो। वैसे ही हर एक टैग के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट होता है, जो कि होता है एक स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट, उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग अपना सीएसएस लिखते हो। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग टेबल टैग के अंदर ये जो लास्ट में हमें ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है, इसके बाजू में मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, लिखूंगा स्टाइल। देखिए स्टाइल मुझे दे रहा है VS कोड, स्टाइल के स्टाइल लिखते ही आपका ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन, मतलब ये एक एम्प्टी एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, हम लोग देंगे इसके अंदर एक सीएसएस का प्रॉपर्टी, ठीक है। सीएसएस हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ सीएसएस। सीएसएस का मतलब क्या होता है, सीएसएस हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, सिंपल एज दैट। तो इस स्टाइल टैग के अंदर जो आपको कोटेशन देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आप लोग लिखो बॉर्डर, ठीक है। इसके अंदर आप लोग लिखो बॉर्डर, BORDER। बॉर्डर लिखने के बाद VS कोड आपको इतने सारे ऑप्शंस देगा, देखिए बहुत सारे CSS के ऑप्शंस है, बट पहले आपको जो सिंपल बॉर्डर देखने को मिल रहा है इसको चूज कीजिए, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर लिखने के बाद या फिर बॉर्डर लिख के आप लोग मैंने जैसे क्लिक किया इस बॉर्डर पे, मैं फिर से करता हूँ, देखिए बॉर्डर लिखूंगा, लिखने के बाद इस जो ये जो बॉर्डर मुझे VS कोड एक्चुअली में जो सजेशंस में दे रहा है, उस पर अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे ये बॉर्डर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। जैसे बॉर्डर के बाद मुझे मिला है एक कोलन, उसके बाद एक छोटा सा स्पेस और उसके बाद एक सेमी कोलन, ठीक है। तो इसको हम लोग गहराई से सीएसएस में समझेंगे, बट आप लोग क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सीएसएस का प्रॉपर्टी साथ में वैल्यू देने के लिए एक जगह आएगा, ठीक है। अभी ये जो कोलन और सेमीकोलन आप लोग देख रहे हो, इसके बीच में हमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं ताकि सीएसएस को समझ आए मैं क्या करना चाहता हूं। तो इसके अंदर आप लोग लिखो 1px, आप लोग इसके अंदर लिखो 1px, ठीक है। 1px लिखने के बाद इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर मैंने 1px लिखा, लिखने के बाद मैंने सेव भी किया, लेकिन हमारे स्क्रीन में हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि 1px लिखने के बाद भी हमें कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। 1px लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। याद रहे ये सेमीकोलन के आगे रहना चाहिए जो भी मैं दे रहा हूं। 1px के बाद मैं लिखूंगा सॉलिड, 1px सॉलिड, ठीक है। अभी अगर मैं सेव करूं, अभी देखिए हमारे टेबल के मतलब आजू बाजू एक बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है। क्या किया मैंने, जस्ट बॉर्डर लिखा, बॉर्डर के बाद 1px स्पेस सॉलिड,
ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूं, आप लोग देखिए एक टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो ये है एक स्टाइलिंग का प्रॉपर्टी। ठीक है, कि बॉर्डर से हम लोग किसी भी टैग्स के आजू बाजू में थोड़ा बहुत बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ कि जस्ट मुझे चारों तरफ, जस्ट टेबल के चारों तरफ मुझे बॉर्डर देखने को मिल रहा है, बट आप लोग अगर यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखिए हर एक डेटा के आजू बाजू में बॉर्डर है। तो हम लोग हर एक डेटा के मतलब साइड में कैसे बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी बॉर्डर प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो मैंने स्टाइल लिखा है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। करने के बाद हर एक रो में हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये रो में मैंने सेम चीज प्रोवाइड की, इस रो में मैंने सेम चीज प्रोवाइड की। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, मैंने सेव किया क्या, टीआर टैग के अंदर शायद, टीआर टैग के अंदर बॉर्डर शायद नहीं काम करेगा। एक सेकंड, मुझे ये टीएच के अंदर देना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, मैं और एक सिंपल थियोरी में बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप लोग एक काम करो, इसको रिमूव कर दो, जो मैंने अभी बताया भूल जाओ। ठीक है, एक और सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ कैसे करना है। आपको जो हेड टैग देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस हेड टैग के अंदर आप लोग आइए, टाइटल के नीचे थोड़ा स्पेस दीजिए, इसके अंदर आपको एक टैग बनाना है। क्या टैग, स्टाइल टैग। ऐसे हेड टैग के अंदर आपको एक स्टाइल नाम का टैग बनाना है। इस स्टाइल टैग के अंदर आपको लिखना है, सेम लिखिए टेबल। ठीक है, आपको लिखना है टेबल, कॉमा, फिर आपको लिखना है टीएच। ठीक है, कॉमा, फिर एक और कॉमा देके आपको लिखना है टीडी। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर आपको लिखना है टेबल, कॉमा, टीएच, कॉमा, टीडी। इसके बाद आपको एक सेकंड ब्रैकेट देना है। ठीक है, ये पूरा कॉपी कीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी दे देता हूं, इसको पूरा कॉपी करना, हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, पूरा कॉपी कीजिए और हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग एक सीएसएस का प्रॉपर्टी लिखेंगे। इस डबल सॉरी सॉरी ये ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग सीएसएस लिखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग सीएसएस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉर्डर, जो मैंने पहले लिखा वही लिखना है, 1px सॉलिड। अगर इसको मैं सेव करूं, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसको अगर आप लोग यूज करते हो तो बार बार हर एक टैग के अंदर जाके आपको स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे आप लोग हर एक टैग के अंदर बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो इसको जस्ट कॉपी कीजिए, कॉपी करके जस्ट अपने कौन मतलब HTML के अंदर जाइए और स्टाइल टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। मैं कंप्लीटेड कोड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जाके देख लो, देख के इसको कॉपी करके अपने स्टाइल टैग के अंदर पेस्ट कर दो जस्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ये एक सिंपल सीएसएस है जिससे हम लोग बॉर्डर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आप लोग देखिए, देखने के बाद मुझे बताइए, कोई अगर प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। ठीक है, जस्ट सिंपल सीएसएस है, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट मैंने 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर प्रोवाइड किया। ठीक है, सर कैन वी ऐड बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ HTML, हाँ ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं, बट वो अभी HTML भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो HTML4 के साथ शायद डेप्लीकेट हो गया है। ठीक है, हम लोग टेबल टैग के अंदर पहले भी डेटा सीएसएस के हिसाब से, मतलब बॉर्डर के एक प्रॉपर्टी होता था, एट्रीब्यूट होता है, उसके हिसाब से हम लोग बॉर्डर प्रोवाइड करते थे, बट अभी वो डेप्लीकेट हो गया है। अभी जस्ट ये सीएसएस की मदद से ही दिया जाता है। सर टेबल टैग के अंदर बॉर्डर 1 कर सकते हैं, बॉर्डर 1 मतलब टेबल टैग के अंदर बॉर्डर 1 कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको ऐसे बॉर्डर हर एक के बॉर्डर के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा होगा ना, ये वाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिख रहा है। इस स्पेस को कैसे रिमूव करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले इसको ट्राई कीजिए सब लोग। ट्राई करके देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी अगर चाहिए आपको कि आपका टेबल ऐसा ही दिखे, मतलब स्मूथ बॉर्डर हो चारों तरफ, तो आपको एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स, आई गेस, हाँ बॉर्डर कोलैप्स, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कोलैप्स। सेव करता हूँ, अभी देखिए पूरा बॉर्डर एक साथ जुड़ गया है। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स कोलन कोलैप्स, इस सीएसएस प्रॉपर्टी की मदद से आप लोग बॉर्डर को, टेबल के बॉर्डर को एक के साथ एक जोड़ सकते हो बस। सोम जी समझ में आया, ओके लिख दीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही है एक सिंपल सीएसएस जिसके साथ हम लोग टेबल को टेबल बना सकते हैं एक एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके बाद और भी सीएसएस के प्रॉपर्टीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो भाग ना जाना पहले से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमारा जो टैग है, टेबल टैग सबका क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे बताइए चैट बॉक्स में, या फिर हैंड रेस करके ही बताइए।
टेबल टैग क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टैग आ रहा है वो है एक डिफ टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर किसी भी वेबसाइट को नोटिस करो, मैंने जैसे सिखाया था किसी भी वेबसाइट को नोटिस करने कैसे करना है, आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करो, जैसे मैं google.com ओपन कर रहा हूँ, इस वेबसाइट के अंदर आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, राइट क्लिक करो कहीं भी, करने के बाद इंस्पेक्ट आपको दिख रहा होगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे आप लोग जरा नोटिस करो, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग गिनते रहो कि कितने सारे डिफ टैग्स हैं। ठीक है, मेरे को पहले ही दिख रहा है ये एक डिफ टैग है, ये बहुत सारे डिफ टैग्स हैं, ये भी एक डिफ टैग है। बट अगर आप लोग किसी भी डिफ टैग को ओपन करते हो, उसके अंदर भी एक डिफ टैग है। अगर इसको भी मैं ओपन करूं, इसके अंदर भी एक डिफ टैग है। इसको अगर ओपन करूं, इसके अंदर और डिफ टैग्स हैं। क्यों है? क्यों हमने इतने सारे टैग्स अभी तक पढ़े हैं, हम लोगों ने बस डिफ टैग इतने सारे क्यों यूज होते हुए देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं, किसी को पता है? हम लोग इतने सारे डिफ टैग्स क्यों देख रहे हैं हर एक वेबसाइट के अंदर? आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करो, उसके अंदर जस्ट देखो कितने सारे डिफ टैग्स है, गिनो। ठीक है, डिफ टैग इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफ टैग ही एक्चुअली में हमें डिजाइन में मदद करता है कि हम लोग एक एक पार्ट में कैसे एक वेबसाइट को डिवाइड कर सके। डिव का मतलब होता है डिवीजन, एब्सोल्युटली दीपक जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, डिफ टैग का मतलब होता है डिवीजन करना या फिर पार्टीशन करना। ठीक है, हर एक सेक्शन को हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, हम लोग हर एक सेक्शन को, जैसे आप लोग अगर नोटिस करो, यहाँ पे इतने सारे डिफ टैग्स क्यों यूज किए गए हैं? क्योंकि ये जो सेक्शन है, देखिए मैं यहाँ पे माउस होवर कर रहा हूँ तो ये कहाँ दिखा रहा है मुझे, ये वाला जो डिफ टैग है ये इस सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला सेक्शन ऊपर जो अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेजेस जो सेक्शन दिख रहा है, मैं फिर से होवर करता हूँ, आप लोग देखो कि ऊपर जो वेबसाइट का सेक्शन हाईलाइट हो रहा है, इसी सेक्शन के लिए ये वाला डिफ टैग हमारा रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे होवर करूं, तो नीचे जो पार्ट हाईलाइट हुआ, इसके लिए ये वाला डिफ टैग रिस्पॉन्सिबल है। फिर नीचे वाला डिफ टैग हमारा, ये जो इनपुट टैग या फिर ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये इस टैग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर नीचे ये टैग इस पार्ट के लिए, ये टैग फिर छोटे से किसी और पार्ट के लिए, और ये वाला नीचे जो फुटर है इसके लिए। तो गूगल वालों ने सिमेंटिक टैग्स यूज नहीं किए, जस्ट उसने नॉन सिमेंटिक वे में अपने वेबसाइट्स को रेंडर किया है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि गूगल आई गेस एंगुलर यूज करता है। ठीक है, एंगुलर के बारे में किसी को अगर पता हो तो मुझे बता सकते हो। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। उसकी मदद से गूगल अपने सारे वेबसाइट्स या फिर सारे वेब एप्स बनाता है। तो उस फ्रेमवर्क के अंदर शायद डिफ टैग्स ही ज्यादा यूज होते हैं, इसीलिए सारे डिफ टैग्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये HTML से नहीं बनाया गया, पहली बात मैं बता दूं, गूगल ने इस वेबसाइट को HTML के द्वारा नहीं बनाया। ये अपने खुद के जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे एंगुलर, जैसे रिएक्ट, उन सब का यूज करके बनाया गया है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बाद में पता चलेगा, बट अभी बस सुन लीजिए, बाद में आपको काम में आएगा ये सब। ठीक है, तो डिफ टैग्स, इतने सारे डिफ टैग्स इतने सारे जगह पे यूज हो रहे हैं इस वेबसाइट में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफ टैग का मतलब क्या है? मैंने जैसे बताया, इस टैग का एक ही मतलब है कि अपने वेबसाइट को किसी सेक्शंस में डिवाइड करना। जैसे मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाता हूँ, समझिए ये एक आपका वेबसाइट का विंडो है। ये क्या है? आपका एक वेबसाइट का विंडो है। ठीक है, वेबसाइट का विंडो मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, ये है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको, समझिए इस वेबसाइट के अंदर आपको पहले एक नैव बार ऐड करना है। नैव बार कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा ऑब्वियसली। ये नैव बार हम लोगों ने किसके साथ बनाने की कोशिश की थी? पहले हम लोगों ने देखा था, हमने नैव टैग का यूज, हम लोग नैव टैग का यूज करेंगे तभी हम लोग इस नैव बार को बना पाएंगे। लेकिन आप लोग इसकी जगह पे एक डिव टैग भी यूज कर सकते हो। डिव और नैव, ऐसे टैग्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट नाम का डिफरेंस है, ताकि समझ में आए कि कौन सी जगह पे कौन सा वाला टैग यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नैव को या फिर नेविगेशन को हम लोग एक डिव टैग में डिवाइड करेंगे या फिर डिवीजन बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमें स्टाइलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, मतलब CSS अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए। फिर नेक्स्ट एक और सेक्शन समझिए बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, इस हीरो सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव टैग बनाएंगे, ताकि इस हीरो सेक्शन को हम लोग और अच्छे से डिजाइन कर पाए। ठीक है, फिर एक और सेक्शन हमारा होगा एकदम नीचे, जो कि होगा एक फुटर, जो क्या करेगा, हमें फुटर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ भी एक डिव टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर याद हो, मैं जब सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक पढ़ा रहा था, एक बार मैं दिखा दूं, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे आप लोग इस सेक्शन को एक बार नोटिस करो,
जैसे एक ये भी एक वेबसाइट का विंडो है, यहाँ पे देखिए ऊपर एक डिव टैग है, नीचे एक और डिव टैग, इसके बाजू में एक डिव टैग, इसके बाजू में एक और डिव टैग, ऐसे बहुत सारे डिव टैग्स में मेरा पूरा वेबसाइट डिवाइडेड है। डिवाइडेड डिवाइडेड क्यों करना है? ताकि हमें स्टाइलिंग करने में आसानी हो। स्टाइलिंग जब आप लोग करोगे, जब आप लोग सीएसएस यूज करोगे, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सामने मिलेगा। जैसे आपको शायद एक नेव टैग या फिर नेव बार को डिजाइन करना है, तो आप लोग क्या करोगे, उस नेव बार को एक अच्छे से डिवीजन में डिवाइड करोगे पहले, फिर उसके अंदर एक एक सेक्शन को आप लोग फिर स्टाइल करोगे। इसीलिए हर एक वेबसाइट के अंदर डिव टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग एक वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिव टैग्स ज्यादा यूज करते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर। क्लियर है? एक बार मुझे हैंडल्स करके बताइए डिव टैग क्या है, समझ में आया कि नहीं? एक बार हैंडल्स कीजिए। डिव टैग समझ में आया क्या होता है? अभी थियरी समझिए, बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, जस्ट याद रखिए डिवीजन बनाने के लिए हम लोग डिव टैग्स का यूज करते हैं। ये डिव टैग ही आपको सिखाएगा कि डिजाइनिंग कैसे करना है एचटीएमएल के अंदर या फिर सीएसएस के अंदर। इसीलिए डिव टैग सबसे लास्ट में है, इसीलिए मैंने अभी तक इसको पढ़ाया नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, डिव टैग कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, चला गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस इज अ डिव टैग, और डिवीजन टैग मतलब डिवीजन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर वी यूज दिस फॉर टैग ग्रुपिंग। ये भी एक अच्छा सा टर्म है, टैग ग्रुपिंग। टैग ग्रुपिंग का मतलब बहुत सारे टैग्स को हम लोग एक साथ ग्रुप करने के लिए भी डिव टैग का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, गूगल के वेबसाइट में ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, गूगल लिखा हुआ है इधर, ये जो इनपुट बॉक्स है, नीचे दो बटन है, इस सेक्शन को अगर चाहो तो आप लोग एक सेक्शन में बांट सकते हो या फिर एक डिव टैग के अंदर आप लोग इसको रख सकते हो। ठीक है, फिर क्या होगा, इस सेक्शन में क्या कौन से टैग्स है, जैसे ये एक इमेज टैग है, समझिए ये वाला एक इमेज टैग है, नीचे ये एक इनपुट टैग है, नीचे दो बटन टैग है। तो इन सारे सेक्शंस को या फिर इन सारे टैग्स को आप लोग एक साथ ग्रुप करने के लिए भी डिव टैग में इसको रख सकते हो। ठीक है, तो डिव टैग के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है डिवीजन और एक है टैग ग्रुपिंग। आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक बोलोगे तो काम करेगा। ठीक है, काम में आ जाएगा। चलिए फिर इसको यूज करके देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम लोग डिव टैग को यूज करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, टेबल को रिमूव कर देता हूँ या फिर कमेंट आउट कर देता हूँ। चलिए सेव करते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डिव टैग बनाते हैं। डिव बनाने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा डिव, DIV डिव। अब एंटर करो, आपके सामने एक डिव टैग प्रकट हो जाएगा, देखिए DIV डिव, एंटर, आपके सामने ये डिव टैग आ गया। अभी अगर आपके कोड को सेव करो, आपके स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये डिव टैग का कोई पावर नहीं होता, इसका कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ये जस्ट एक ब्रैकेट की तरह काम करता है ताकि इसके अंदर हम लोग और टैग्स रख सकें। एक बास्केट की तरह सोचिए इसको। ठीक है, इसीलिए डिव टैग के अंदर हम लोग डिव टैग के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं मिलते। तो इसके अंदर आप लोग क्या करो, पहले इसके अंदर कुछ टैग्स लिखो। जैसे मैं एक इमेज टैग लिखता हूँ, इमेज के अंदर शायद मेरे पास कोई इमेज होगा नहीं, तो मैं एक इमेज लाऊंगा बाद में। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ इनपुट टैग लिखता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं दो बटन टैग लिखता हूँ, BTN लिखूंगा तो बटन आ जाएगा, और इंटू 2 करूंगा तो दो बटन टैग मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंटर। देखिए दो बटन आ गया हमारे पास, एक मैं लिखता हूँ गूगल सर्च, और नीचे वाले बटन टैग में मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, आई एम फीलिंग लकी, ऐसा ही शायद लिखा होता है गूगल के वेबसाइट में। चेक करते हैं, देखिए ये आ गया हमारा एक छोटा सा गूगल का पेज। अभी गूगल के वेबसाइट से हम लोग इसके इमेज को शायद कॉपी कर पाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर पाएंगे यहाँ से, ओके, तो मुझे जाना पड़ेगा गूगल लोगोज में। गूगल लोगोज, यहाँ से हम लोग लोगोज लिस्ट में जाएंगे। यहाँ से गूगल के खुद के लोगोज हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जैसे गूगल का कहीं लोगो अगर आपको दिखे, कहाँ दिखेगा, एक सेकेंड, क्रोम कहीं तो होगा, सर्च करते हैं गूगल, नीचे जाओ नीचे जाओ, ये वाला इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए आपके सामने एक गूगल का सर्च बार आ गया है या फिर गूगल का एक पेज आ गया है। अभी मैं अगर इसको छोटा करूं, तो गूगल ने जब अपना वेबसाइट बनाने की मतलब शुरुआत की थी, तो उसके सामने कुछ ऐसा ही पेज पहले दिखने को मिला था, क्योंकि ये एक जस्ट रॉ HTML है, इसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं है। ठीक है, सपोज ये सेक्शन हमने बनाया, देखिए यहाँ पे गूगल पे फिर से जाते हैं, फिर लौट के जाते हैं यहाँ पे, ये वाला सेक्शन हमने पहले बनाया। ठीक है, अभी नीचे ये वाला सेक्शन भी आप लोग बना सकते हो।
जैसे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक और div टैग बनाते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर हम लोग इसी चीज को बनाते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर टैग लेते हैं। इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं, ये आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं ताकि ये मुझे दिखे, ये वाला टुडेज गूगली। एक सेकंड, टुडेज गूगली, सेव करते हैं। देखिए ये वाला सेक्शन भी आ गया। ठीक है, फिर और क्या करना है हमें, सपोज एक और सेक्शन हमें बनाना है, ये वाला गूगल ऑफर्ड इन हिंदी बांग्ला जो भी है, ये वाला। ठीक है, इसको भी आप लोग बना सकते हो। कैसे, बहुत ईजी है। जस्ट एक और डिव टैग बनाओ, इसके अंदर ये पूरा कॉपी करो, जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर दो अभी के लिए। ठीक है, ओके करो, ये भी आ गया। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक HTML है गूगल के वेबसाइट का। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर एक सेक्शन को। ये कोई देख पा रहा है कि नहीं, यही दिखाने के लिए मैं ये सब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए तो, दिख रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। कैसे मैं अपने वेबसाइट को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ, दिख रहा है चैट में, चैट में बताइए। दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, एक और बार बता दो आप। ठीक है, बताऊंगा, बट सबसे पूछ लेता हूँ एक बार, दिख रहा है, ओके। तो एक और बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग गूगल की वेबसाइट में जाओ। ठीक है, गूगल की वेबसाइट में जाने के बाद आप लोग इस वेबसाइट को अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करने से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एनालाइज का मतलब है आप लोग पहले देखो कि यहाँ पे कहाँ, मतलब किस किस सेक्शन में कौन सा सेक्शन बटा हुआ है। जैसे ऊपर एक नैव बार है, ठीक है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग डिवीजन है, ऐसे सोचिए। ऊपर ये वाला सेक्शन को हम लोग एक अलग डिवीजन में रखेंगे, इसीलिए हम लोग चाहे तो इस सेक्शन को एक डिफ टैग में बनाएंगे अलग से। फिर नीचे ये वाला एक इमेज है, इसके नीचे एक इनपुट टैग है, इसके नीचे दो बटन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इन सबको एक डिफ टैग के अंदर रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने एक इमेज टैग लिया है, उसके बाद दो, एक इनपुट टैग है, उसके बाद दो बटन टैग है। इस सेक्शन को आप लोग कहाँ देख पा रहे हो, ये वाला जो गूगल का इमेज, फिर एक इनपुट टैग, एक बटन और एक बटन, ये सेक्शन एक हमारा डिव है या फिर डिवीजन है। तो ऐसे ही मैं इस वेबसाइट को छोटे छोटे डिविजन में बांट रहा हूं। क्यों बांट रहा हूं, ताकि इसको स्टाइल करने में हमें और अच्छे से हम लोग इसको यूज कर पाए। जब जब आप लोग यूज करोगे CSS में, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत देखने को मिलेगा, जहां पे आपको छोटे छोटे सेक्शन को डिजाइन करने के लिए हर एक टैग के अंदर आपको डिजाइन, मतलब CSS के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वो अभी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, CSS में जब हम लोग जाएंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए डिफ टैग्स का यूज करके हम लोग हर एक वेबसाइट को छोटे छोटे सेक्शंस में बांटते हैं, ताकि छोटे छोटे सेक्शंस में उसको हम लोग अलग से डिजाइन कर पाए। गूगल ने भी वही किया है। आप लोग गूगल की वेबसाइट पे जाओ, जाके इंस्पेक्ट पे जाइए, जाने के बाद आप लोग हर एक डिफ टैग के ऊपर माउस होवर करो तो आप लोग देख पाओगे। ये जो डिफ टैग के ऊपर मैं माउस होवर कर रहा हूँ, ये वाला है ऊपर का नैव बार। फिर नीचे वाला ये है गूगल का इमेज, एक और डिफ टैग, नीचे एक और डिफ टैग जिसके अंदर इनपुट बटन है, उसके नीचे एक और डिफ टैग है जिसके अंदर ये पार्ट है, उसके नीचे एक और डिफ टैग, उसके नीचे ये डिफ टैग है जिसके अंदर इसका फुटर है। तो गूगल भी अपनी वेबसाइट को ऐसे छोटे छोटे डिव्स में बांटता है या फिर डिविजन्स में बांटता है। क्यों बांटता है, वो पागल तो नहीं है कि ज्यादा टैग्स यूज कर रहा है इसीलिए। वो इसको बांट इसीलिए रहा है क्योंकि इसको स्टाइल करने में बहुत आसानी होती है। आप लोग इसका स्टाइल या फिर इसको कैसे स्टाइल करना है, वो जब आप लोग थोड़ा बहुत CSS सीख जाओगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट गूगल भी यही करता है, हम लोग भी यही करेंगे, ताकि हमारे वेबसाइट को बहुत अच्छे से हम लोग इसको सजा सकें। ठीक है, ये तो गया एक स्टैटिक साइट। स्टैटिक साइट मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। अभी मैं आपको एक एनिमेटेड वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा अवार्ड्स के वेबसाइट पे। ये वेबसाइट किसी को पता है, हाँ कि ना, एक बार मुझे बताइए चैट बॉक्स में। अवार्ड्स, अवार्ड्स के ये वेबसाइट आपको दिखा है कहीं, कहीं आपने सुना है इसका नाम, ये वाला वेबसाइट अवार्ड्स नॉमिनीज, सुना है किसी ने, हैंड रेज कीजिए जिसने सुना होगा। जो फ्रंट एंड के बारे में थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं उन्होंने कभी ना कभी सुना होगा। नहीं सुना तो मुझे ना भी बता सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में, तभी मैं दिखाऊंगा इसको। देखा है किसी ने अवार्ड्स, नाम सुना है कभी, हैंड रेज कीजिए चैट बॉक्स में, या सॉरी सॉरी चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना। नहीं देखा, ठीक है, चलिए फिर ओपन करते हैं इसके वेबसाइट को। इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे वेबसाइट्स और देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सारे एनिमेटेड वेबसाइट्स हैं और इनको अवार्ड मिला है एनिमेशन के लिए या फिर इसके डिजाइन के लिए। तो यहाँ से आप लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, मैं डिफ टैग के कॉन्टेक्स्ट में ही ये बता रहा हूँ।
किसी भी एक वेबसाइट को ओपन करो, मैं कौन सा वाला ओपन करता हूँ, ये वाला Formula 1 कारवार है इसमें, तो मैं ये वाला ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, करने के बाद थोड़ा वेट करो, अलाउ कर देते हैं कुकीज, अभी थोड़ा वेट करके देखिए। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ओपन होने दीजिए थोड़ा। ठीक है, ये हुआ मेरा एक वेबसाइट। अगर मैं स्क्रॉल करूं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं अपने माउस को, देखिए इफेक्ट्स देखिए थोड़ा। ये एक फ्रंट एंड का वेबसाइट है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल ही कर रहा हूँ, मैं अभी भी स्क्रॉल ही कर रहा हूँ। ठीक है, देखते जाइए। सर चकरा जाएगा। ठीक है, ये है एनिमेशंस या फिर स्क्रॉल, इसको शायद स्क्रॉल स्क्रॉल इवेंट्स बोलते हैं शायद, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी मदद से ये सारे स्क्रॉल एनिमेशंस बनाए जाते हैं ताकि माउस को स्क्रॉल करते हैं ये ऐसे दिखाए। तो मैं डिफ टैग के बारे में बता रहा था, स्टैटिक साइट हमने देखा गूगल का, इस वेबसाइट को भी आप लोग थोड़ा इंस्पेक्ट करके देखो। ठीक है, इस वेबसाइट को मैंने इंस्पेक्ट किया, इस पे जाके आप लोग देखिए कितने सारे डिफ टैग्स हैं। ये एक डिफ टैग, ये एक डिफ टैग, ये भी एक डिफ टैग। क्यों इन्होंने भी क्यों इतने सारे डिफ टैग्स का यूज किया है? ये पागल तो नहीं है, जरूर पागल नहीं है कोई भी। इन्होंने बस इसको स्टाइल करने के लिए इतने सारे छोटे छोटे डिव्स में इसको बांट के रखा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिफ टैग्स को बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लोग सीएसएस को थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है कारण डिफ टैग को सीखने का। सीएसएस के बाद आप लोग डिफ टैग के बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? अवार्ड्स को वेबसाइट किसी को अगर ना पता हो तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से जाके बहुत सारे एनिमेटेड वेबसाइट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने दे दिया, आप लोग यहाँ से जाके चेक करना। क्लियर है? डिफ टैग के बारे में अगर कोई भी अभी भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ठीक है, डिफ टैग अगर समझने में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। या फिर सीएसएस में जाएंगे, ये भी बता सकते हो, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताओ। सीएसएस पढ़े कि डिफ टैग के बारे में थोड़ा और जानना है? और कुछ नहीं है, डिफ टैग यही है, जस्ट वेबसाइट को छोटे छोटे डिविजन में डिवाइड करने के लिए हम लोग डिफ टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए थोड़ा बहुत सीएसएस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सीएसएस में हम लोग देखेंगे, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दूंगा, आज पूरा पढ़ा पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो सीएसएस में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वेलकम टू सीएसएस एवरीबॉडी। सीएसएस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे आज? व्हाट इज सीएसएस और सीएसएस 3। हम लोग सीएसएस का थर्ड वर्जन यूज कर रहे हैं अभी। तो सीएसएस या फिर सीएसएस 3 का मतलब यही है। सीएसएस का पूरा नाम पहले जान लीजिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सीएसएस का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग मतलब, कैस्केडिंग होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ। सीएसएस हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसको आप बोलते हैं कैस्केडिंग मॉडल या फिर कैस्केडिंग फीचर। ठीक है, इसीलिए इसके नाम में कैस्केडिंग लिखा हुआ है बस। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स ये कोई लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो ये एक स्टाइल शीट है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। सीएसएस जो जिनको अभी तक पता था कि सीएसएस एक लैंग्वेज है, नहीं, सीएसएस कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्टाइल शीट है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एचटीएमएल को जस्ट स्टाइल करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अंदर देखिए थोड़ा लिखा हुआ है, सीएसएस और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स डिफाइंस द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस। मतलब जो मैंने बताया उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब ये हर एक वेबसाइट का स्टाइल एंड लेआउट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन्वेंटेड बाय, आप लोग पढ़ सकते हो किसने इन्वेंट किया है, हैकम वेन ली। ठीक है, 1994 में सीएसएस 1 आया था, उसके बाद अभी सीएसएस 3 चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, एचटीएमएल हमने अभी तक सीखा, जो जो कि हमें हेल्प करता है स्केलेटन बनाने के लिए। लेकिन इस एचटीएमएल के ऊपर हमें कपड़ा चढ़ाने के लिए, उसके सुंदर बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सीएसएस। सीएसएस के अंदर बहुत सारे थियोरीज, बहुत सारे प्रैक्टिकलिटीज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बट सीएसएस इसी काम के लिए यूज किया जाता है कि हम लोग एक एचटीएमएल की वेबसाइट के ऊपर थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर सके और उसको सुंदर बना सके। जो वेबसाइट मैंने अभी दिखाया, ये वाला वेबसाइट आप लोग देखो, ये कंप्लीटली सीएसएस के द्वारा ही पूरा का पूरा डिजाइन किया हुआ है, पूरा का पूरा एनिमेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी बहुत सारा है, बट इसको जो डिजाइन किया गया है ये पूरा सीएसएस के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो सीएसएस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कस्टमाइजेबल है, आप लोग सीएसएस की मदद से इतने सारे, इतने सुंदर सुंदर वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है, अवार्ड्स पे वेबसाइट पे आप जाओ, जाके बहुत सारे वेबसाइट्स वहां पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, उनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, आपको सीएसएस का कमाल दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है किस तरह से हम लोग सीएसएस को यूज करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बनाने में बहुत सारा जावास्क्रिप्ट लगा है।
ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बाद में जाके आप ऐसे वेबसाइट बनाओगे, बट पहले हम लोग कौन सा वाला वेबसाइट को क्लोन करेंगे? सपोज गूगल को हम लोग पहले क्लोन करेंगे। ये भी बनाने के लिए बहुत सारा सीएसएस लगा है। इसको भी अगर आप लोग बनाना चाहो तो आपको बहुत सारा सीएसएस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीएसएस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक वेबसाइट को। सीएसएस के बगैर गूगल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर सीएसएस हम लोग ऐड करते हैं तो गूगल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है सीएसएस हर एक वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो ये गया सीएसएस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक छोटा सा मीम है, जिसको मीम समझ में आता है, मतलब एक लाफेबल इमेज आप लोग कह सकते हो। तो ये एक मीम है। ठीक है, इस मीम के अंदर देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या, मी मतलब मैं, मेक्स अ टाइनी एडजस्टमेंट टू द सीएसएस, मतलब मेरे वेबसाइट में मैंने सीएसएस में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया। माई वेबसाइट, छोटा सा एडजस्टमेंट मैंने किया, करने के बाद मेरा वेबसाइट कुछ ऐसा हो गया, आंखें मेरी नीचे आ गई है। ठीक है, तो सीएसएस आपके वेबसाइट को जितना सुंदर बनाएगा, अगर कुछ भी गलत हो गया तो आपका वेबसाइट ऐसा दिखेगा, मतलब बिगड़ जाएगा। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, सीएसएस को यूज कैसे करना है? सीएसएस को यूज करने के लिए हम लोग तीन मेथड्स यूज करते हैं मेनली। पहला है इनलाइन सीएसएस, देन है इंटरनल सीएसएस, देन है एक्सटर्नल सीएसएस। इन ये सारे क्या है, इन सबको कैसे यूज करना है, मतलब कौन सा वाला हम लोग ज्यादा यूज करेंगे इन सब में से, तो वो सब बातें सीएसएस जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, बट अभी आप लोग अगर पूछना चाहो, स्पॉइलर में दे देता हूँ, हम लोग ज्यादा यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक डेवलपर के लिए। ठीक है, हम लोग इनलाइन और इंटरनल को जस्ट सीखेंगे, बट यूज हम लोग ज्यादा करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। समझ में आया? ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सीएसएस का। अभी मुझे क्वेश्चंस लेने होंगे। ठीक है, आपके मन माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, या फिर हैंड रेस कीजिए, बातचीत करते हैं थोड़ा। ठीक है, पहले हैंड रेस कीजिए जिसको जिसको कुछ पूछना है। सीएसएस आज इतना ही दिखाऊंगा, उसके बाद कल से प्रॉपरली सीएसएस स्टार्ट होगा। तो प्लीज जिनको सीएसएस थोड़ा बहुत सीखना है वो मिस मत करना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी अगर क्वेश्चन है हैंड रेस कीजिए, एक एक करके आएंगे सब पे। समझ नहीं आया सर स्टार्टिंग से? कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल सीएसएस में अच्छे से पढ़ाऊंगा। सर कल वाला लिंक नहीं मिला, कल वाला लिंक नहीं मिला, ग्रुप में है तो मिल जाता है हर रोज। हाँ सर, पीडीएफ वाला कौन सा वाला? पीडीएफ वाला, पीडीएफ में ये सारे हैं। पीडीएफ नहीं है वो पूरा मैंने पूरा प्रेजेंटेशन ही शेयर कर दिया है। सेक्शन को एक डिफ हो गया, बट उसके अंदर भी तो सेक्शन में तोड़ सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली। डिफ के अंदर भी हम लोग डिफ बनाएंगे और अच्छे से फाइनलाइज करने के लिए, या फिर और अच्छे से डिजाइन करने के लिए। वो जब आप लोग सीएसएस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ज्वाला जी कुछ बोलना चाह रही हैं, एक सेकंड माइक्रोफोन ओपन करूं। बोलिए ज्वाला जी। ज्वाला राव, आप हो तो प्लीज माइक ओपन कीजिए। ओके, उन्होंने माइक हैंड डाउन कर दिया। देन आते हैं संजय कुमार, आप माइक माइक पे आओ, थोड़ा बात करें। सर सीएसएस में एनिमेशन भी सिखाएंगे या फिर बस सिंपल से एनिमेशन? अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो सीएसएस खत्म नहीं होगा, क्योंकि सीएसएस में बहुत सारे एनिमेशन होते हैं। बोलिए संजय जी। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ग्राफिक डिजाइन जो ना जानता हो उसी से कर सकता है कि ग्राफिक डिजाइन का नॉलेज चाहिए उसमें। ग्राफिक डिजाइनिंग वो तो यूआई में आता है, जो सीएसएस होता है वो तो डेवलपमेंट में आता है। आप लोग ग्राफिक्स देख के तो इसमें यूआई नहीं सीखेंगे? कोई जरूरत नहीं होती, सीएसएस आप लोग अलग से पढ़ सकते हो। जी सर, थैंक यू सर, हमें हमें इतना ही पूछना था। ठीक है, थैंक यू। देन है हमारे पुष्कर जी, पुष्कर सिंह, प्लीज माइक ओपन कीजिए। सर मेरा एक सवाल है, क्या हम बोलिए। HTML और CSS को कैसे यूज करें एग्जाम में? ये समझ नहीं आता है, मेरा ये सवाल है। मतलब एचटीएमएल सीएसएस कैसे यूज करेंगे मतलब? हाँ मतलब एक साथ करने ना, जैसे यूज, हाँ ऑब्वियसली एक साथ ही तो यूज करेंगे। मतलब इसको मतलब समझ नहीं आता, मतलब आप इसे डीपली समझाएंगे या? हाँ ऑब्वियसली, कैसे उसको यूज करना है, कैसे लिंक करना है एचटीएमएल के साथ सीएसएस, वो सब तो इसमें ही है। अच्छा थैंक यू सर, इतना ही था मेरा सवाल। ठीक है, थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट देवेंद्र कुमार, देवेंद्र जी बोलिए। सर टेबल टैग में रो और कॉलम को मर्ज करना है तो कैसे करेंगे? रो और कॉलम, उसके लिए आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन, ये दोनों दो नाम के आपको एट्रीब्यूट्स मिलते होंगे। ठीक है, टेबल टैग के अंदर उसको